गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अगेन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 14 बात करने जा रहे हैं। जैसा कि लेक्चर नंबर 13 में बात किए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यानी अभी हम लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फिर हम लोग रिवाइज कर लें। ये बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पे एक सीरीज बनाया गया। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट either standard oxidation potential or reduction potential is called electrochemical series। और इस सीरीज में टॉप पे लिथियम को लिए हैं और बॉटम में फ्लोरीन को लिए हैं। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 वोल्ट है, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट है और फ्लोरीन का +2.87 वोल्ट है। यानी जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब आगे इसका एप्लीकेशन बात करें। 6 नंबर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेम से ही स्पष्ट है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ही होता है एक के द्वारा किसी दूसरे को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। यूं कहें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग फिर अलग अलग बात करेंगे। उसमें ए में बात करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है उसको पहले समझ लें जो क्या है। एक के द्वारा किसी दूसरे को हटाया जाना, डिस्प्लेस करना। जैसा कि मान लिया जाए जो ए और बी है, यदि ए क्या काम करता है, बी को हटा देता है अपने जगह से। तो अब यहाँ पे आ गया ए, तो ये जो इसको हटा दिया, इस घटना को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ए और बी के जगह पे क्या हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल का बात होगा। तो इस तरह से यहाँ जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले बात कर रहे हैं जा रहे हैं, वे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल, displacement of one metal from other metal, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह से ये जो डिस्प्लेसमेंट का घटना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल फ्रॉम अदर मेटल Zn प्लस CuSO4, ये एक्वस लिया गया और ये साल्ट है। तो यदि CuSO4 जो है इसके सॉल्यूशन में जब जिंक को मिलाया गया तो पता चला जो मिला ZnSO4 और Cu। इस तरह का जो ये घटना हुआ, वे जिंक क्या कर रहा है, इस
कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा दे रहा है और वहां पे बन जा रहा है ZnSO4 और Cu। ये जो फेनोमेनन है, ये फेनोमेनन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार से कोई बाहरी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अब इस पर विचार करें, जो इस तरह का जो घटना हुआ, उस घटना में क्या क्या हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो Zn जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, Zn का रिडक्शन पोटेंशियल और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में कंपेयर करें तो रिडक्शन पोटेंशियल Rp का जो वैल्यू है वे Cu का ज्यादा और Zn का कम है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट मिला, एक रूल मिल गया, जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लॉ होगा, कम होगा, ये लॉ रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर क्या हो गया, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक मिनिमम यानी कम रिडक्शन पोटेंशियल जिस मेटल का होगा, वे हाई रिडक्शन पोटेंशियल मेटल को उसके साल्ट से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरह से एक रूल मिला, जो लॉ रिडक्शन पोटेंशियल मेटल हाई रिडक्शन पोटेंशियल मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगा। या सिंपल वे में इस टाइप का सीरीज याद रखें तो कहेंगे टॉप मेटल और ये हो गया बॉटम मेटल, टॉप मेटल बॉटम मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या कहा जाएगा इसके अनुसार, टॉप मेटल लॉ रिडक्शन पोटेंशियल, लॉ रिडक्शन पोटेंशियल मेटल डिस्प्लेस द हाई रिडक्शन पोटेंशियल मेटल from their salt, और इस तरह का घटना, दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज a spontaneous reaction, यानी यूं कह देंगे दैट इज इट इज फिजिबल रिएक्शन, ये रिएक्शन संभव है। तो ये जो घटना है ये कैसा, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाला। यदि हम ऐसा दे दें Cu प्लस ZnSO4, तो यदि ये बात हम अब समझ गए, जो इस तरह का रिएक्शन अपने आप होता है, किसी बाहरी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं जस्ट इसका अपोजिट है। यानी यहाँ पे हम साल्ट ZnSO4 लिए हैं और उसमें कॉपर ऐड कर रहे हैं। तो यदि ये रिएक्शन दिखा दिया जाए CuSO4 और Zn, तो क्या जवाब होना चाहिए, जो ये रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है,
नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी यदि ये स्पॉन्टेनियस है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसके आधार पे हम रूल क्लियर कर सकते हैं, जो कहेंगे जो हाई रिडक्शन पोटेंशियल मेटल लो रिडक्शन पोटेंशियल मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता है, और यदि ऐसा करते हुए दिखा दिया जाए रिएक्शन में तो कह देंगे जो वे रिएक्शन होगा वे कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। Cu प्लस Ag2SO4, यदि ये रिएक्शन शो कराएंगे तो CuSO4 और 2Ag मिलेगा। आपसे कहा जाए जो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी मेटल इन्वॉल्व है उस मेटल के बारे में ये देख लेना है जो रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह का है। तो यहाँ पे कॉपर और सिल्वर है, ये देखें कॉपर और दूसरा सिल्वर। तो कॉपर का SRP वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो कम होगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल तो बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ना तो यहीं से स्टार्ट हुआ है। इसलिए यहाँ कहेंगे ये लो रिडक्शन पोटेंशियल और Ag का कह देंगे हाई रिडक्शन पोटेंशियल। और रूल मिला जो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला हाई रिडक्शन पोटेंशियल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो इस तरह का फिनोमेनन संभव है, इसलिए कह सकते हैं जो ये क्या है, फिजिबल, या यूं कहिए सिंपल भाषा में जो स्पॉन्टेनियस ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब अपने आप होता है। अगेन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग खुद निर्णय लें इस बार जो ये रिएक्शन संभव है कि नहीं है। तो Al प्लस MgSO4 यदि इसको देखें तो सबसे पहले तो हम इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लें। Al2SO4 का होल थराइस और Mg, तो रिएक्शन यदि बैलेंस करेंगे तो यहाँ कितना लगाना होगा 2, क्योंकि एल्युमिनियम 2, और यहाँ MgSO4 3 है तो 3 लगाना होगा, तो Mg भी 3 होगा। हालांकि यहाँ बैलेंसिंग से हमको कोई मतलब नहीं है। अब जरूरत है जो यहाँ पे कैसे ये फॉर्मेशन हो गया, तो हम जानते हैं SO4 पे डबल माइनस होता है और Al जब भी रिएक्शन में भाग लेगा तो 3 प्लस होगा, ये इसको ट्रांसफर करता है, ये इसको ट्रांसफर करता है। नतीजा होता है जो पहले प्लस वाला यानी कैटाइन को लिखे तो कैटाइन को ये जो 2 यानी 2 मिला है और ये 3, तो 3 तो दोनों को मिला है, सल्फर को भी और ऑक्सीजन को, इसलिए SO4, इसलिए इस तरह का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक अलग मैटर है जो कैसे बना।
यहाँ पे जरूरत है आपको चेक करना है जो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्या रूल मिला, लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला को डिस्प्लेस कर देगा। अब इस दोनों में देखें, यहाँ पे एल्युमिनियम और Mg, तो Mg का रिडक्शन पोटेंशियल लो है क्योंकि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल तो बढ़ रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल एल्युमिनियम का ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल जो है वे एल्युमिनियम का ज्यादा और Mg का कम। रूल बना है जो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाला हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाला को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ जो इस एल्युमिनियम का तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल हो गया और Mg का लो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और यदि इस तरह का रिएक्शन दिखाया जाए तो हम क्या समझेंगे, ये रिएक्शन जो होगा वे नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप नहीं होना और स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप होना। मतलब जैसे ही इस दोनों को मिलाए तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए बाहर से किसी एजेंट का जरूरत पड़ेगा। तो इस तरह से मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो बी में बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नॉन मेटल फ्रॉम अदर नॉन मेटल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन नॉन मेटल फ्रॉम अदर नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इसमें कौन कौन है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये नॉन मेटल है। तो यदि हम ये रिएक्शन ले लें Cl2 प्लस Ki, अब ये रिएक्शन देखना है जो संभव है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रिएक्शन बनेगा KCl प्लस I2। ये रिएक्शन होता है, ये तो रटना पड़ेगा। बैलेंसिंग करेंगे तो आयोडीन 1 यहाँ 2, इसीलिए क्या करेंगे 2 लगा देंगे और जैसे ही 2 लगा देंगे फिर यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और यहाँ -1 क्योंकि पोटासियम का होता है +1। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझ लिए। अब जरूरत है ये रिएक्शन सबसे पहले आपको हम कह रहे हैं जो स्पॉन्टेनियस है, ऐसा रिएक्शन होता है, ये स्पॉन्टेनियस है। अब हम इससे रूल निकाल लेंगे और वे रूल आपको याद रखना पड़ेगा। इस दोनों में क्लोरीन और आयोडीन में आप चेक करें जो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा और किसका कम। तो देखिए I2 और Cl, तो क्या कहेंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वे किसका Cl2 का ज्यादा और I2 का कम। कैसे समझते हैं, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल टॉप से बॉटम इंक्रीज कर रहा है। अब ये रिएक्शन आपको हम कह रहे हैं जो संभव है, ये प्रैक्टिकल है, ऐसा याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे
ये हाई रिडक्शन पोटेंशियल और ये आयोडीन का लो रिडक्शन पोटेंशियल। तो रूल क्या मिल जाएगा हम लोगों को? जो हाई रिडक्शन पोटेंशियल नॉन मेटल लो रिडक्शन पोटेंशियल नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो रूल हम लोगों को याद रखना होगा। क्या रूल मिला? जो हाई रिडक्शन पोटेंशियल non metal displace the low reduction potential non metal, या सिंपल वे में कहें तो बॉटम नॉन मेटल, ये क्लोरीन तो बॉटम हुआ आयोडीन के लिए, बॉटम नॉन मेटल टॉप नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी मेटल के कॉन्सेप्ट का उल्टा। दैट इज बॉटम नॉन मेटल डिस्प्लेस द टॉप नॉन मेटल, टॉप नॉन मेटल। यदि हम ऐसा रिएक्शन दिखावें KCl और प्लस I2 और ये प्रोडक्ट बना लें Ki प्लस Cl2, बैलेंस करें तो 2 बैलेंस हो गया। अब ये रिएक्शन तो जस्ट अपोजिट है और इसके लिए रूल हम लोगों को क्लियर हो गया। जो हाई रिडक्शन पोटेंशियल नॉन मेटल लो रिडक्शन पोटेंशियल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। और यहां पे क्या दिखाया जा रहा है? ये जो क्लोरीन है वे तो हाई रिडक्शन पोटेंशियल है और आयोडीन जो है वे लो रिडक्शन पोटेंशियल, और इस तरह से यहाँ डिस्प्लेसमेंट का घटना हो रहा है, आयोडीन क्लोरीन को हटा रहा है। तो यदि ऐसा रिएक्शन दिखा दिया जाए तो हम क्या कह देंगे इसको? नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये यदि स्पॉन्टेनियस है, ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, तो ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट का 2 पॉइंट क्लियर हुआ। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम dilute acid, displacement of hydrogen from dilute acid। डाइल्यूट एसिड का मतलब हुआ जो ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा हो, या एक्वस एसिड कहें। तो यदि Zn को रिएक्शन कराया जाए H2SO4 के साथ, ये डाइल्यूट है, तो रिएक्शन में ये पाया गया जो ZnSO4 प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन होता है।
इस तरह का एरो लगा दिया जाए तो हम समझ जाएंगे ये गैस है। तो ये ऑब्टेन किया गया। यदि इस जिंक के जगह पे कॉपर ले लिया जाए और उसके बाद H2SO4 वही डाइल्यूट H2SO4 है उसको लिया गया, तो यहाँ पे नो इवोल्यूशन ऑफ H2, किसी प्रकार से कोई हाइड्रोजन का इवोल्यूशन नहीं हुआ। तो अब हम इसी को रूल में बात करेंगे। ये आप देखें Zn तो यहाँ पे है और कॉपर यहाँ है, यानी कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये पॉजिटिव में और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में। तो कहेंगे जो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में होता है वे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद H2 का इवोल्यूशन करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा वे इवॉल्व नहीं करेगा। ये Zn का हम क्या जाने, जो निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, और इसके बारे में क्या जाने, जो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या कहें, अब इसी को रूल में बात करते हैं। मेटल हैविंग निगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल react with dilute acid evolved H2 gas, whereas metal having positive value of reduction potential do not evolve H2 gas with dilute acid। या सिंपल वे में कहें, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम भी होगा, वे डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद कोई H2 का इवोल्यूशन नहीं करेगा। और जो मेटल हाइड्रोजन से एबव है वे सब का सब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करने के बाद H2 का इवोल्यूशन करेगा। तो इस तरह से जो है कौन H2 इवॉल्व करता है कौन नहीं करता है वे फिजिकल के आधार पे निर्णय लेते हैं हम लोग। तो अगेन नोट कीजिए, फिर हम लोग ये सिंपल वे में बात कर लेते हैं। तो नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए, चलिए देखिए। तो फिर हम क्या करें, सिंपल वे में क्या कहेंगे, इसी बात को दूसरे तरह से, जो मेटल एवहाव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज react with dilute acid evolved H2 gas, but metal below hydrogen
hydrogen react with dilute acid do not evolve H2 गैस। या और भी हम लोग एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो मेटल, all metal react with dilute acid evolve H2 gas, but copper, silver, gold, mercury, platinum do not evolve H2 gas। तो क्या कहेंगे नोट में? Generally, all metal react with dilute acid evolve H2 gas, except H2 gas, except मतलब बाद में, एक्सेप्ट कौन कौन? कॉपर जो कि हाइड्रोजन से नीचे है, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम। इतना याद रखना है, और इसमें से स्पेशली कॉपर के बारे में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो सी नंबर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर से डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे देखिए, ये जो आयरन है उस आयरन से ऊपर, मतलब आयरन को लगा करके जितने भी मेटल है ये सब का सब वाटर से रिएक्शन करने के बाद H2 का इवोल्यूशन करता है। तो क्या कहेंगे? मेटल एभाव आयरन react with water evolved H2 गैस। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जो क्या होगा फिर आयरन से नीचे, तो जैसे जैसे हम आयरन से नीचे जाएंगे हाइड्रोजन लिबरेशन का टेंडेंसी घटते जाएगा। तो when we move Fe2 downward in इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो भी हम बात कर रहे हैं सीरीज के आधार पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देन टेंडेंसी ऑफ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन विथ वाटर, किसके साथ? वाटर के साथ डिक्रीजेज। तो अब सवाल है जो इसमें हम लोगों से एक टिपिकल बात है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल, यदि अल्कली मेटल कहा जाए तो उसके अंदर कौन कौन आएगा? तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और दूसरा है अल्केलाइन अर्थ मेटल,
इस अल्केलाइन अर्थ मेटल के अंदर कौन आ जाएगा? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। तो इस तरह से यहां जो देख रहे हैं ये दोनों मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद H2 का इवोल्यूशन करता है। ये दोनों का दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके H2 का इवोल्यूशन करता है। तो क्या कहेंगे? जो अल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल, अल्कली एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल react with cold water। सबसे खास बात क्या है? कोल्ड वाटर इवॉल्व H2 गैस, H2 गैस का इवोल्यूशन करता है। Whereas जबकि Zinc, Mg and Fe, Zinc, Mg and Fe evolved H2 gas with hot water, यानी ये हॉट वाटर के साथ इवॉल्व करता है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट बात किए, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट बात किए। अगेन हाइड्रोजन का इवोल्यूशन जो होगा वे मेटल से वो ये डी होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर ये डी होगा। 4 टाइप का डिस्प्लेसमेंट का बात किया। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो 7 नंबर बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड। थर्मल का मतलब हीट, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, और ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन हो। तो यदि हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो सबसे पहले टूट जाए कहेंगे थर्मली लेस स्टेबल है, और जो बाद में टूटे तो कहेंगे थर्मली मोर स्टेबल है। Ag2O सिल्वर के ऑक्साइड को हीट करें, तो जैसे ही हम हीट करेंगे तो ये मिला क्या, जो सिल्वर और ऑक्सीजन अलग हो गया आसानी से। इसी तरह से HgO को जैसे ही हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये हमको Hg और O2 मिला। बैलेंस कर लेंगे क्योंकि O2 तो लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ 2 तो यहाँ भी 2। तो ये ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। ये ऑब्जर्व किया गया क्या, जो इस दोनों को हीट करते हैं तो आसानी से ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हो जाता है। लेकिन Na2O, BaO बेरियम ऑक्साइड, Al2O 3, MgO, इस सभी को हीट जब किया गया तो नो डिकम्पोजिशन, ये तो टूटा ही नहीं। अब हम लोग इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेट कर देते हैं।
जो देखें आप, ये यहां पे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, बेरियम इसी के अंदर आ जाएगा। ये सभी का सभी कैसा पोटेंशियल वाला है? तो निगेटिव। और ये जो सिल्वर और मरकरी है, वे इसका पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। तो अब कहेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होगा, वे थर्मली डिकम्पोज नहीं हो सकता, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, वे आसानी से थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। या यूं कहें, जो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटते जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी घटते जाता है। तब तो ये आसानी वे में हीट करने के बाद टूट गया। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद इसमें हम लैंग्वेज देते हैं। तो क्या कहेंगे इसको लैंग्वेज में? मेटल हैवी नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल are thermally more stable, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मेटालिक ऑक्साइड having negative रिडक्शन पोटेंशियल। इस सभी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आर थर्मली मोर स्टेबल। दूसरा पॉइंट क्या कहेंगे? जो मेटालिक ऑक्साइड हैविंग पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आर थर्मली लेस स्टेबल, यानी आसानी से डिकम्पोज हो गया। तो नेक्स्ट नंबर हम बात करें 8 नंबर, रस्टिंग ऑफ मेटल। रस्टिंग ऑफ मेटल, रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, रिएक्टिविटी। तो रस्टिंग ऑफ मेटल ये ऑब्जर्व किया गया, जो हाइड्रोजन से जो ऊपर है, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में है, वे आसानी से रस्टेड हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है। और जो हाइड्रोजन से नीचे है, वे आसानी से रस्टेड नहीं होता है, उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। क्या समझे? हाइड्रोजन से ऊपर आसानी से जंग लग जाता है। जंग लग जाना मतलब रिएक्शन करना एयर से, मॉइस्चर से। और जो हाइड्रोजन से नीचे है, उसमें आसानी से जंग नहीं लगता है। तो यूं कहें, जो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिएक्टिविटी मेटल का घटते जाता है। तो क्या कहें इस बात को? जो मेटल एवॉव H2 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज easy to rusted, या that is more reactive with air, moisture and dilute
एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ। इसी बात को मेटल बिलो H2 in electrochemical series not easy to rusted, that is less reactive। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो एक स्टैंडर्ड सवाल देखते हैं। ये जेईई मेन का सवाल है। जेईई मेन का सवाल है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया गया। ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले फिर इस रिएक्शन को हम एक्सप्रेस कर लेते हैं x2 प्लस y। इस रिएक्शन को देखें, ये x क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन +2, और ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यदि ये रिडक्शन हो रहा है तो ये काम कर रहा होगा कैथोड की तरह से, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये काम कर रहा होगा एनोड की तरह से। हमसे पूछ दिया गया जो विल बी स्पॉन्टेनियस, किस सिचुएशन में ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम जानते हैं जो एक सेल रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस होगा जब ई नोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। क्या हम जानते हैं, जो ई नोट सेल फॉर स्पॉन्टेनियस, कह देंगे फॉर स्पॉन्टेनियस के लिए ई नोट सेल ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब चेक कर लेते हैं इसमें। X के जगह पे निकेल, यानी ये हो गया निकेल, और निकेल क्या है, एनोड। Y के जगह पे आयरन, तो आयरन क्या है, कैथोड। यानी यहाँ पे निकेल ले लें और यहाँ पे Fe ले लें। अब ई नोट सेल फाइंड करें। तो ई नोट सेल के लिए क्या कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो रिडक्शन। तो ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, ये बात हम जानते हैं। अब जब जानते हैं तो यहाँ पे ई नोट कैथोड की तरह से काम कौन कर रहा है, आयरन। तो आयरन के लिए वैल्यू देख लें, ये वैल्यू तो रिस्पेक्टिवली है Zn, ये यानी तीसरा पोजीशन पे, तो तीसरा मेरा ये है, तो -0.44 माइनस एनोड मेरा निकेल है, और निकेल के लिए दूसरा पोजीशन पे, तो दूसरा पोजीशन पे वैल्यू ये है, तो -0.23। यदि हम सॉल्व करेंगे तो -0.44, और यहाँ तो ये प्लस आ गया, तो 0.23। यदि आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये वैल्यू तो निगेटिव में आ गया, यानी कितना आ जाएगा, तो -2.1 वोल्ट, यानी ये संभव नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक को चेक कर लेना है। अब हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जो किस में पॉजिटिव होगा। देखिए आप लोग डी को चेक करके देखें। यदि डी को आप चेक करेंगे डी नंबर में, तो ई नोट सेल इक्वल टू एक्स के जगह पे जिंक, यानी जिंक काम कर रहा है एनोड की तरह से,
और निकेल काम कर रहा है कैथोड की तरह से। X जिंक है तो ये एनोड और ये कैथोड, और रूल हम क्या जानते हैं, कैथोड में से एनोड को घटाएंगे तो कैथोड यानी निकेल, और निकेल के लिए वैल्यू कितना आया तो -0.23। फिर माइनस निकेल के लिए ये वैल्यू निकेल के लिए था, अब जिंक के लिए, और जिंक का वैल्यू कितना है वे देख लें तो -0.76। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 23 ये प्लस 0.76, देखिए ये प्लस हाइयर है और ये लोअर है तो कितना हो गया प्लस 0.53, यानी इस केस में क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फिनिश्ड हो गया। अगले रोज फिर हम एक न्यू पॉइंट के साथ बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही। बस आज के लिए इतना ही।